हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेजीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई जो भी RWE टीम की तरफ से जो न्यू बुक लॉन्च की गई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, ठीक है, उससे हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो भाई एक एक क्वेश्चन को विद डिटेल हम कवर करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास क्लास की डेली नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो भाई इनमें से क्या है जो कि संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो भाई ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। ग्रामीण खेल, ग्रामीण खेल जो है ये क्या है, 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। बाकी आपका पुस्तकालय, ईंधन और तकनीकी प्रशिक्षण क्या है, 11वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है। और कुछ इंपोर्टेंट अनुसूची हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो भाई पहली अनुसूची जिसमें क्या दिया गया है, संघ एवं राज्य क्षेत्र का नाम, ठीक है। बात करें दूसरी अनुसूची की तो इसमें वेतन, सैलरी की बात की गई है। वहीं अगर बात करें तीसरी अनुसूची तो शपथ का प्रावधान है इसमें, ठीक। और बात करें चौथी अनुसूची तो इसमें सीटों का बंटवारे की बात कही गई है। तो भाई सभी पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये अनुसूचियां काफी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुकी हैं, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई बात करें भारत में जो पंचायती राज दिवस है, पहले हम बात करेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था जो है इसको किस अनुच्छेद में रखा गया है। तो भाई अनुच्छेद 40, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल 40 जो है उसमें क्या किया गया है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका वर्णन किया गया है या फिर उसका प्रावधान किया गया है। और बात करें पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और कब से मनाया जाता है, तो 1993 से, ठीक है, 1993 से मनाया जाता है पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो भाई बात करें प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य जो है यह किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देता है। तो भाई यह जो बढ़ावा देता है बंधुत्व को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो भाई प्लीज आप एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी करते चलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुके हैं। और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। बंधुत्व के अर्थ की बात करें तो भाई बंधुत्व का जो अर्थ है क्या है, भाईचारे की भावना। प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व के तहत दो बातों को सुनिश्चित करना होता है। तो भाई व्यक्ति का सम्मान और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, ये दो बातें सुनिश्चित की जाती है प्रस्तावना में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ वह कौन सी थी। तो भाई बात करें दल बदल निरोधक अधिनियम जो है यह किस तिथि को अधिनियमित हुआ था, तो यह हुआ था 15 फरवरी 1985 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह अधिनियमित हुआ था। और अगर बात करें यह लागू कब हुआ था, तो भाई ये लागू हुआ था 1 मार्च 1985 को, ठीक है। दल बदल निरोधक अधिनियम जो है यह लागू किया गया था 1 मार्च 1985 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए। तो भाई रिक्टर पैमाने का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो भाई जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस होती हैं उसे क्या कहा जाता है। तो भाई बात करें जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस होती है तो उसे कहा जाता है अधिकेंद्र या फिर एपी सेंटर, ठीक है, अधिकेंद्र उसको कहा जाता है। और जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों का उद्भव होता है तो उसको कहा जाता है फोकस या फिर हाइपो सेंटर। तो भाई ये नोट डाउन कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। तो भाई इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा शब्द है जो कि क्या है, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संघवाद, ठीक है। संघवाद जो है यह क्या है, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। इस शब्द का वर्णन भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। तो भाई इनमें से भारत के संविधान को
के उद्देश्यों को कौन प्रतिबिंबित करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना जो है यह क्या करती है? भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देख लेते हैं भारत की प्रस्तावना जो है इसके बारे में। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है, वहीं अगर बात करें भारत के संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए एवं पेश किए गए संविधान सभा के द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ठीक है, और बात करें प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, क्या कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय N.A. पालकीवाला ने कहा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया था ठाकुरदास भार्गव द्वारा। ठीक है, संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। तो भाई ये पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो भाई इनमें से कौन सा जो है प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? तो ये सभी वलित पर्वत है, लेकिन अगर बात करें प्राचीन वलित पर्वत नहीं है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एंडीज पर्वत। ठीक है, एंडीज पर्वत जो है यह नवीन वलित पर्वत है या फिर युवा वलित पर्वत भी इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भाई बात करें एशिया महाद्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और इसकी हाइट जो है इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा 8,848.86 मीटर। ठीक है, और कहाँ पर स्थित है? यह नेपाल में स्थित है। तो यह देश भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और वही बात कर लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है किलिमंजारो। ठीक है, जो कि तंजानिया देश में स्थित है। तो भाई प्लीज़ आप इन सभी को नोट डाउन करते चलिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो भाई गोबी मरुस्थल जो है यह स्थित है मंगोलिया में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो भाई बात करें अगर पेंटागोनिया मरुस्थल जो कि दक्षिण अमेरिका में है, बात करें सहारा मरुस्थल, कालाहारी और नामीब मरुस्थल जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में तीनों। ठीक है, कौन सा? नामीब, कालाहारी और सहारा मरुस्थल ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर स्थित है। वहीं अगर बात करें थार मरुस्थल की तो भाई थार मरुस्थल स्थित है भारत में। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। एक और इम्पोर्टेंट मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। तो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है आपके एग्जाम में। तो अटाकामा मरुस्थल जो है यह मकर रेखा पर स्थित है। उत्तर में चिली में और दक्षिण में पेरू में स्थित है अटाकामा मरुस्थल, और यह विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। ठीक है, और बात करें अटाकामा मरुस्थल जो है इसमें नाइट्रेट के भी भंडार पाए जाते हैं। तो भाई ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो भाई आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं निम्न में से किसे ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के भौगोलिक समूह में सम्मिलित नहीं किया जाता है? किस देश को नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया जो है इंडोनेशिया को ओशिनिया के नाम से अभिहित देशों के जो भौगोलिक समूह है इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है इंडोनेशिया को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समस्थानिकों की विशेषता क्या है? तो भाई जो समस्थानिक होते हैं वह क्या होते हैं, क्या विशेषता होती है इनकी? तो समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। समान परमाणु संख्या और भिन्न द्रव्यमान संख्या जो होगी तो यह किसको दर्शाती है? समस्थानिकों की विशेषता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो भाई बात करें दंत क्षय को रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए जो टूथपेस्ट होता है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें फ्लोराइड मिलाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात करें फ्लोराइड की तो भाई फ्लोराइड एक क्या होता है? एक खनिज होता है जो कि क्या है हमारे दांतों के इनेमल को मजबूत करता है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। तो भाई चिकनगुनिया जो है यह किसके द्वारा होने वाला? एडीज मच्छर जो है इसके द्वारा होने वाला एक संक्रमण है। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लेते हैं एनफोलीज। ठीक है, ये एनफोलीज मच्छर है तो भाई ये क्या करता है? मलेरिया का कारण बनता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, मलेरिया। ठीक है, यह मलेरिया इसके कारण होता है किसके? एनफोलीज नामक मच्छर के काटने की वजह से होता है। और चिकनगुनिया की बात करें तो आप एडीज मच्छर को नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से किसे परिचालन अधिशेष में शामिल नहीं किया जाता है? तो भाई इनमें से किसे परिचालन अधिशेष में शामिल नहीं किया जाता है? तो ठीक है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, तो प्लीज आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो भाई इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नकद में मजदूरी। ठीक है, नकद में मजदूरी जो है यह क्या है, परिचालन अधिशेष में शामिल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? तो भाई बात कर लेते हैं यहाँ पे संतुलित बजट की बात यहाँ पे की गई है। तो संतुलित बजट जो है इसकी क्या डेफिनेशन आप दोगे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व के बराबर व्यय। ठीक है, राजस्व के बराबर व्यय जो होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा संतुलित बजट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो भाई इनमें से कौन है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक न्याय। ठीक है, आर्थिक न्याय की कोई भी बात नहीं की गई है भारतीय संविधान में। वही बात करें सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और धार्मिक न्याय, ठीक है, इन तीनों की बात की गई है भारतीय संविधान में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को शुरू होता है और डैश को समाप्त होता है। तो भाई भारत में जो वित्तीय वर्ष है यह 1 अप्रैल को शुरू होता है और कब समाप्त होता है? तो 31 मार्च। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 साल का ये पूरा का पूरा एक सर्कल होता है। ठीक है, एक टाइम होता है जिसमें कि 1 अप्रैल को जो शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती हैं? तो भाई चक्री नामक जो लोक नृत्य है इसको किया जाता है कंजर जनजाति। ठीक है, कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। तो भाई भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यह किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, एक पॉइंट प्रस्तावना के बारे में हम देख लेंगे यहाँ पे। भारत के संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की जो भाषा है यह किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो भैया आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो भाई इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी शुरुआत केलिकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कथकली। ठीक है, कथकली जो है इसकी जो शुरुआत होती है केलिकट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय गायक गायिका ने राग सरिता लिखी थी? तो भाई किस भारतीय गायक गायिका ने जो है राग सरिता लिखी थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा चिंतामन रघुनाथ व्यास। ठीक है, चिंतामन रघुनाथ व्यास जो है इनके द्वारा राग सरिता लिखी गई थी। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो भाई हम डेली क्लासेस में दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को डेली कवर कर रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और भाई करंट अफेयर के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए आने वाली है। ठीक है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।